हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अभी तक मैंने इस चैनल के ऊपर हमारे जो 2 मार्कर क्वेश्चंस है, 3 मार्कर क्वेश्चंस एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस अपलोड किए थे लेवल 1 के, एंड लेवल 2 है उसके भी 3 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं। वो सीरीज़ साइड बाई साइड वो सीरीज़ तो चलती ही रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बट यहाँ पर आज हम वन शॉट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, जिसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फिजिक्स की ब्रांच है, उसके अंदर हमारी 2 ब्रांचेज होती हैं। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उन दोनों ब्रांचेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी, इतना तो पता आपको चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास इसकी 2 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम जानेंगे इन दोनों का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रो से याद रखो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक। और स्टैटिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है, रेस्ट। स्टैटिक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मीनिंग हुआ, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज की बात हो रही है, और स्टैटिक वर्ड का मीन्स रेस्ट। तो यानी कि जब भी आपका चार्ज रेस्ट पे है, तो दैट मीन्स जब हम फिजिक्स के अंदर एक ऐसी ब्रांच की स्टडी करते हैं जिसके अंदर हम चार्ज को रेस्ट पे देखते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपका चार्ज रेस्ट पे होता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, वही यहाँ लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट दी रेस्ट। ठीक है, अगली हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मीनिंग अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। और डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो डायनेमिक्स मीन्स मोशन। डायनेमिक्स का क्या मीनिंग है, मोशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं एट दी मोशन, जो हमने पहले वाला पढ़ा वहाँ पे क्या चार्ज की स्टडी रेस्ट पे थी, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज की स्टडी मोशन में करते हैं। ठीक है, तो उस फिजिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। कि चार्ज की स्टडी करते हैं हम मोशन में। ठीक है, तो इन दोनों ब्रांचेस को आप नोट डाउन कीजिए, देन हम फर्दर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों ब्रांचेस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लियर होंगी। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चार्ज पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइक ये लेट्स सपोज आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चार्ज पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपकी है, किसी भी चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, क्या कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा है इज अ प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, जो कि पहले बताया। एंड ओवर में ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, it is a property of a substance which arises due to loss of electron or gain of an electron by an atom। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा होंगे, सॉरी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। ये प्रोटॉन आपके जब ज़्यादा होंगे तो लाइक Na+C कैल्शियम के +2 चार्ज, ये वाले एग्जाम्पल आपके हो गए। ठीक है, मेटल वाले, क्योंकि इसमें ये लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपके प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे थे, बट इस केस में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, लाइक Cl- सल्फर -2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो इन दोनों ही केसेस में ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर बात करें SI यूनिट की, तो
इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट आपने पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ी है, क्या होती है, कूलम, जिसको हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है। जस्ट डिफरेंस किसका, साइन का। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उस पर नेगेटिव साइन, लेकिन प्रोटॉन पे क्या रहता है, पॉजिटिव साइन रहता है। बट जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, उसकी टर्म्स देखी, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वो टर्म्स क्लियर होंगी। अब हम करते हैं आगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज किस लिए अराइज होता है, इट अराइजेज ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जैसे कि अभी हमने पिछले केस में देखा सोडियम कैल्शियम, वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे थे, तो दैट्स वाई उन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इट अराइजेज ड्यू टू लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। लेकिन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के गेन की वजह से अराइज होता है, जैसे कि हमने कैल्शियम और क्लोरीन सल्फर का जो भी केस देखा था। इट अराइजेज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक है। ये दोनों हमारे क्लियर है आपको, टाइप्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। आगे हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो आपने बेसिकली, ये भी आपको बेसिक पता ही है, फिर भी हम बेसिक टर्म्स को पहले क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो कंडक्टर आपको पता है, कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। वेयर एज इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर एंड इंसुलेटर इट इज़ द सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर है। अब हम करते हैं आगे। स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको चार्जेस के जो टाइप्स थे और हमने आगे जो पढ़ा वो क्लियर है। सो हम करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, वही कहता है जो कि आपने अर्लियर क्लासेस में, पिछली जो आपकी क्लास है प्रीवियस, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलरेडी हमें ये बात पता है, ये जिसको वही कहता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो पॉजिटिव लाइक चार्जेस है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव चार्ज देखते हो तो इसके बीच में भी क्या होगा, ये रिपेल करेंगे, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की, तो ये अपोजिट चार्जेस है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगी अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सी जो बात है वो कहता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है। सो अब हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स सभी कवर किए इस वीडियो में, तो सारी की सारी बहुत ही बेसिक टर्म्स थी जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। लेकिन अब से इस टाइम से इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट हमारे पास दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है, इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से समझते हैं। इसमें क्या लेते हैं, लेट्स सपोज आपने एक चार्ज बॉडी लिया है, ठीक है। ये कोई भी आपकी रॉड है, लेट्स से इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने कोई भी रॉड ली है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपकी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। आपने एक चार्ज बॉडी ली है और एक आप अनचार्ज बॉडी लेती हो, अनचार्ज बॉडी लाइक। अब अनचार्ज बॉडी का ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो टोटल चार्ज जो है ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी थी, चार्ज बॉडी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के हम यहाँ पे पास लेके गए। इन दोनों को पहले हमने एक अनचार्ज और चार्ज बॉडी को लिया, देन हम इसको क्लोज लाए, एक दूसरे को हम पास लाए। तो जैसे ही हम पास लाए तो क्या रिजल्ट देखने को मिला हमें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे जैसे हमने इनको पास लाए तो ये जो रॉड थी पॉजिटिव चार्ज की, इसको हम पास लेके गए इस बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चार्जेस है वो सेपरेट हो गए, पॉजिटिव वाले एक जगह हो गए और नेगेटिव वाले एक जगह हो गए, ठीक है। तो नेगेटिव वाले इधर आ गए
और पॉजिटिव वाले इधर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पहले ओवरऑल थे इसमें, लेकिन जैसे हम रॉड को इसके पास लेके गए तो आपके नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए एक साइड और पॉजिटिव चार्जेस एक साइड सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज के पास आ गए, तो यहाँ पे इसके पास क्या होने लगेगा, यहाँ पे होने लगेगा अट्रैक्शन। इन दोनों बॉडीज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, बट यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, रिपल्शन यहाँ पे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब आप यही सोचो, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन पे लिखना अगर आपको पता चले कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज की रॉड लेते तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में भी सेम ही होता। बिकॉज अगर आप नेगेटिव चार्ज की भी रॉड लेते तो यहाँ पे आप ये इसको लेते तो नेगेटिव के पास या पॉजिटिव चार्जेस इस साइड आ जाते, तो अगेन उसमें अट्रैक्शन ही होता। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उसमें बेसिकली अट्रैक्शन होगा, उसमें कभी भी रिपल्शन नहीं होगा, ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कि आपके ये जो चार्जेस हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले आ जाएंगे और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले उसके टुवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ द redistribution of the charges takes place within a body when an electrically charged body is placed near it by an uncharged body। कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी की जब हम नियर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स आगे। आगे हमारे पास है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारे पास बेसिकली एक डिवाइस है जो कि अभी अभी हमने फिनोमिना पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, उस पर बेस्ड ही एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये बेसिकली गोल्ड लीफ का बना होता है, तो दैट्स वाई इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट अ बॉडी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमारे पास ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं। क्या पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, कि किसी भी बॉडी है, कोई भी आपकी बॉडी है उस पर चार्ज प्रेजेंट है या चार्ज उस पर प्रेजेंट नहीं है, ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये बनाते हैं डिवाइस, जैसे लाइक इस तरह से कुछ ये होता है, मैं तो स्मॉल बना रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से आपकी नीचे इस तरह से वायर्स हैं आपकी। ठीक है, तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे इसके पास आपने कोई बॉडी रखी। ठीक है, ये आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह से रफली इसका डायग्राम है, इसके पास आपने कोई भी एक बॉडी रखी। ठीक है, अब आपको डिटेक्ट करना है इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ये डिटेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस बॉडी पे लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमें पता है ऑलरेडी पहले से इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें डिटेक्ट करना है बट है या नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लाएंगे, इस रॉड को इसके पास लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अपोजिट जो भी ये रॉड पे चार्ज होगा उसके पॉजिटिवली यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर जब नेगेटिव आएगा तो नीचे वाली वायर्स पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके अपोजिट। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से ये वायर से कर देगी रिपल्शन शो कर देगी। ठीक है, तो वायर से रिपल्शन शो करेंगे आपस में, तो हमें पता लग जाएगा हाँ कुछ चार्ज इनकी रिपेल कर रही है, तो कुछ चार्ज है तभी रिपेल कर रही है ना एक दूसरे से। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप मानो रॉड लेते हो नेगेटिव चार्ज की, तो उस केस में भी यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव दोनों वायर्स पे, तो उस केस में भी रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस डिवाइस की हेल्प से पता लगा सकते हो किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप पता लगा सकते हो, बट इसका एक लिमिटेशन भी था कि इट डज नॉट टेल वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो डिवाइस है ये तो बता देगा कि इस बॉडी पे चार्ज है या ये बॉडी अनचार्ज है, वो तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे लगाने से चार्ज आया या नहीं, यहाँ से पता लग जाएगा। बट वो जो चार्ज है पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है ये नहीं पता लगेगा। देखो, जब हम पॉजिटिव ला रहे हैं तब भी रिपल्शन हो रहा है, जब हम नेगेटिव को लेके आ रहे हैं तब भी रिपल्शन हो रहा है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज लाए चाहे आप नेगेटिव चार्ज लाए, ये वायर्स क्या हुई, रिपेल हुई, तो आपको ये तो नहीं पता ना चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको तो इसलिए पता चला चार्ज है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन था कि ये चार्ज तो बताता है, डिटेक्ट करता है चार्ज, बट वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ये नहीं बताता। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये पूरा टॉपिक होल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से रिलेटेड डिवाइस कंप्लीट होता है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, तो अब स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड हमारे पास होती है क्वांटाइजेशन, थर्ड वाली क्वांटाइजेशन, एंड सेकंड होती है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो ये बेसिकली 3 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, तो एक एक करके हम हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहले हम समझते हैं, देन हम इसको रीड करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम दिया है, इस पर अलग अलग चार्जेस दिए हैं, ठीक है। तो मुझे इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्यू नेट चार्ज निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये 3 वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये एक वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो जब भी हमें नेट चार्ज निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे इंडिविजुअली जो भी चार्जेस दिए हैं उन सारे के सारे चार्जेस को आप डायरेक्ट ऐड कर दो, एल्जेब्रिकली डायरेक्ट आप उसको ऐड कर दो, सो देन आपका नेट चार्ज आ जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे Q1 है, Q1 कर दो प्लस Q2 है प्लस Q3 एंड प्लस में अब यहाँ पे माइनस Q4 है, तो एल्जेब्रिकली ऐड करना है सबको डायरेक्टली, तो ये माइनस Q4 पूरी वैल्यू माइनस ब्रैकेट में माइनस Q4, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी है, चाहे माइनस के प्लस के, डायरेक्ट आप उसको ऐड कर दो, तो आपका जो नेट चार्ज है वो इस तरह से आ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी कहती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या कि द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द सिस्टम, कि सिस्टम में डिफरेंट पॉइंट पे जो चार्जेस हैं उनको एल्जेब्रिकली ऐड करके नेट चार्ज आपके पास जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम उसकी सेकंड जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने एडिटिविटी जो चार्ज की वो आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, कंजर्वेशन ये टर्म आपको पहले भी पता है। कंजर्व मीन्स किसी चीज़ का कांस्टेंट रहना, चेंज ना होना, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कि चार्ज का कांस्टेंट रहना, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कांस्टेंट रह रहा है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट होता है फर्स्ट, एंड सेकेंडली जो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम में अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। तो उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज आपके पास लेट्स से 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो आफ्टर द जब हम उसमें कोई आगे चेंजेस करते हैं, आफ्टर द जब जैसे हमारे पास सिस्टम था पहले ऑलरेडी उसमें 3 वोल्ट थी, तो और पूरे सिस्टम का जो चार्ज था वो 5 माइक्रोकूलम था, देन हम उसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं, सो आफ्टर द चेंजेस भी आपका चार्ज में चेंज नहीं आएगा, नेट चार्ज जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्या कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट, एंड सेकेंडली द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो क्रिएट हो सकता है, ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो सकती है, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना तो डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर हम एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देखें, इम्पॉर्टेंट मैंने इसको ब्लू से चॉक से हम मार्क किया ताकि आपको याद रहेंगे कि टोटल चार्जेस बिफोर इज इक्वल टू टोटल चार्जेस आफ्टर। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इस प्रॉपर्टी पे, कंजर्वेशन पे, वो अक्सर ऐसे आते हैं टाइप्स के, आपको 3 वोल्ट दे देंगे, उसका कुछ भी चार्ज दे देंगे Q1 Q2 या उसकी वैल्यू दे देंगे 5 माइक्रोकूलम, इस तरह से दे लेंगे, और आपसे 2 वोल्ट्स का चार्ज दे देंगे, तीसरी वोल्ट का चार्ज क्या है वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला वेरी हेल्पफुल रहेगा। टोटल चार्ज बिफोर, जो भी आपका जब आपने वोल्ट वगैरह ऐड नहीं की, कुछ नहीं किया, तो जो पहले चार्ज था इनिशियली वो, और जो बाद में जो भी चेंजेस आए उसके बाद जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज आफ्टर एंड बिफोर सेम रहेगा। तो इस तरह का जो ये फॉर्मूला है आपको उस क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, देन हम फर्दर आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रही है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज अकर इन discrete amounts instead of the continuous amounts is called quantization of electric charge। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली वो कंटिन्यूस अमाउंट में अकर नहीं होता। कंटिन्यूस पे कैसे, यहाँ से समझते हैं एग्जांपल से। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू एन, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट अगर पहले समझ ले तो इजीली क्लियर होता है, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। द टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। आपको किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज होता है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके एन टाइम होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपका टोटल चार्ज। ये इसका सेकंड पॉइंट कहते हैं इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंटिन्यूस अमाउंट्स में अकर नहीं होता, उसकी एक डिस्क्रीट अमाउंट होती है। कैसे, देखो ये वैल्यू तो आपकी फिक्स होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये तो 1.6 × 10⁻⁻19 फिक्स होगा, है ना, ये तो फिक्स
फिक्स होगा। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो चार्ज इतना आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो चार्ज कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। इसी तरह से जब 3 वैल्यू पुट करेंगे, 4 वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से जो इसका पैटर्न आएगा वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। जैसे अब आप देखो यहाँ पे 3 पुट कर दिया, लेट्स सपोज मैंने 3 पुट किया तो 3 पुट करने पे 4.8 इंटू 10⁻−99, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 4 छोड़ के जिसे हम एक सीक्वेंस कहते हैं ना 1 then 2 then 3, या फिर मान लो 4 है उसके बाद 5 6, 4 के बाद 6 आ गया, then 6 के बाद हमारे पास 8 आ गया। तो इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट छोड़ के एक सीक्वेंस नहीं आ रहा है, कोई भी अलग अलग अमाउंट्स आ रही है, इसमें कोई कुछ सिमिलरिटी थोड़ी ना 1.6 के बाद 33.2 4.8। तो इस तरह से डिस्क्रीट अमाउंट्स यानी कि कुछ भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू की, जब n की वैल्यू 2 है तो उसके लिए एक फिक्स वैल्यू है, n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए एक अलग फिक्स वैल्यू है, कि हर एक n की वैल्यू के लिए आपकी q की एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अपनी डिस्क्रीट अमाउंट्स में अकर हो रहा है इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस अमाउंट की 1 2 3, इस तरह से कंटिन्यूस अमाउंट में अकर नहीं हो रहा। तो वही चीज़ ये एक्सप्लेन करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड सेकेंडली यहाँ पे बोला है कि जो आपका टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ई, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, +-1, प्लस मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो प्लस माइनस मतलब गेन हुआ इलेक्ट्रॉन उसलिए, ठीक है, +-1 +-2 +-3 +-4 एक्सेट्रा सो ऑन। तो इस तरफ से इस टाइप से इसकी जो है वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। हमने तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा यहाँ पे है, चार्ज के बारे में अभी तक हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी 2 डेफिनेशंस आती हैं, आपको जो सी सही लगे आप वो कर सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, तो एक चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड कितने एक्सटेंट तक, कितने एरिया तक अदर चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पार्टिकल है और इसके आसपास कुछ पार्टिकल है, ठीक है, रफली समझने के लिए ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो। तो हमारे पास ये है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल और इसके पास अदर चार्ज पार्टिकल है आसपास, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इन पे फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये कितने एक्सटेंट तक, कितने एरिया तक इस पे फोर्स लगा रहा है, कितने एक्सटेंट तक इस पे फोर्स लगा रहा है अदर चार्ज पार्टिकल्स पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल अप टू विच इट कैन अप्लाई फोर्सेज ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक रीजन जहाँ तक वो अदर चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रहा है, उस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वहीं पे एक और डेफिनेशन भी है इसकी, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो हमने याद क्या पढ़ा, वही है, तो वही चीज़ बस जस्ट उस फॉर्मूला वाइज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा कि आपका चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल अदर चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा है फोर्स। तो वही फॉर्मूला है, इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रो ई इज इक्वल टू F/Q0। ये Q0 हमारे पास चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वो भी हम पढ़ते हैं। ये मतलब बेसिकली आप समझो फोर्स बाय चार्ज, ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि चार्ज है कितनी फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज हमारे पास कितनी फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय Q। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 2 चार्जेस लिए हैं Q एंड Q0, ठीक है। इन दोनों के बीच R डिस्टेंस है, ये हमारे पास है सोर्स चार्ज और ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज आपके पास है वो चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये सोर्स चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। और जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, टेस्ट, जैसे हम किसी का टेस्ट लेते हैं ना स्टूडेंट्स का टेस्ट, तो टेस्ट चार्ज का क्या काम है, टेस्ट करना, टेस्ट लेना। तो वो क्या करेगा, सोर्स चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको टेस्ट करेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज का काम क्या है, सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा जो ये सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा। सो हमने Q0 यहाँ पे रखे, Q0 हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में Q0 आएगा बाय में कि टेस्ट चार्ज जो है फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करता है, ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स इससे एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, Q0। तो
तो इस क्यू नॉट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी, तो इसकी बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। फर्स्ट वन इज इट्स वैल्यू इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली टेंड्स टू ज़ीरो होती है टेस्ट चार्ज की वैल्यू। ऑल्सो इट्स वैल्यू इज़ पॉजिटिव। जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे अभी तक तुमने इस चैनल पे क्वेश्चंस किए हैं, आपको याद हो वो क्वेश्चंस किए हैं ना इस चैनल पे, जो हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले अदर चार्जेस की वजह से, तो वहाँ पे जब भी हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ पे हम क्यू नॉट चार्ज की क्यू नॉट लेते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है ऑलवेज, है ना, क्योंकि क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है और एक होता है हमारे पास ज़ीरो। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो इज इक्वल टू फोर्स बाय में। अब क्यू नॉट की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। तो बट एफ बाई ज़ीरो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी, है ना। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को थोड़ा और, इस जिन्होंने भी फॉर्मूला कैलकुलेट किया उन्होंने इसको थोड़ा और वेरीफाई किया। इस फॉर्मूले में क्यू नॉट की जगह अब ये फॉर्मूला चेंज होने वाला है। हम आगे इसकी इस नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। सो वहाँ पे हम ये क्यू नॉट को रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, बट वहाँ ये क्यू नॉट नहीं रहेगा बिकॉज क्यू नॉट की वैल्यू तो जीरो है, इस तरह से ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम उसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप ये सारा नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास आगे हमारे पास इस चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन हम करने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज में हमारे पास सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट करने हैं, जिसमें हमारे पास क्यू नॉट इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को करते हुए हमारे पास एक हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसमें आप डाउट मत करना, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो ये चार्ज है हमारे पास, ये टेस्ट चार्ज है हमारे पास, डिस्टेंस आर इनके बीच का, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये पता है। अब ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी के लिए आप समझो फोर्स का मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी फोर्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है इन दोनों चार्जेस के बीच में, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है के आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, जो भी आपके चार्जेस है, क्यू चार्ज है और एक क्यू नॉट, ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट बाय में इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फोर्स का फॉर्मूला, इसको आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, बट अभी के लिए इस डेरिवेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को पुट कर देते हैं, ठीक है। एफ की जगह पर फॉर्मूला पुट करते हैं, आप लिख भी सकते हो इसको, ये अच्छे से करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दो और लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से अगर अच्छे से आपको करना है लेंथ बढ़ाने के लिए। तो फोर्स यहाँ पे आप फोर्स की वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर, एंड यहाँ क्यू नॉट ऑलरेडी था, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपके पास कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अब आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसकी वैल्यू होती है, वो भी पढ़ेंगे आगे। क्यू चार्ज है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज आया, उसकी वैल्यू तो जीरो नहीं होती, तो वो आया, और बाय में आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं भी क्यू नॉट नहीं आ रहा इस फॉर्मूले में, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यूनिट निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट की बात करें, यहीं से पहले वहीं से भी निकाल सकते थे, यूनिट तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ से भी दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो, उसी से या फिर आप निकाल सकते हो जो पहले हमने पढ़ा था फोर्स बाय क्यू, ठीक है। फोर्स बाय क्यू हमने पढ़ा था, तो यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स न्यूटन में होता है, एंड जो आपका चार्ज होता है वो उसमें होता है कूलॉम में, तो न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ये आपके पास क्या होगी, यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट अभी आपको के का यूनिट नहीं पता, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर आपको होगा, इसलिए मैंने इसी से इजीली निकल आ गया, न्यूटन पर कूलॉम, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से डायमेंशन आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, जितनी भी हमारे हम यहाँ टर्म्स पढ़ेंगे
आप सबकी डायमेंशन निकालना और कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं देखूँगी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना भी आता है या नहीं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम ये लॉ पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं देन रीड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास यहाँ दो चार्जेस दिए हैं, ठीक है, इस तरह से दो चार्जेस हैं, ये आपके पास है Q1 एंड ये आपके पास है Q2, और ये दोनों आर डिस्टेंसेस, स्मॉल आर डिस्टेंसेस सेपरेट है, ठीक है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इनके बीच में फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू, इनके बीच में जो फोर्स होगा बेसिकली वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की, ठीक है। इसको हम फर्स्ट लेट कर देंगे, ठीक है। आपके इन दोनों की चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो इन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज होंगे वैसे ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और वही बात करें, फोर्स आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के फोर्स आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा उस तरह से, ठीक है। तो अगर हम कंबाइन करें यहाँ पे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करेंगे तो फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उठाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा दैट इज के, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इस के को हम और अच्छे तरीके से लिखें तो के की वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है किसका, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो चार्जेस हमने रखी हैं ये चार्जेस हमारे पास कैसे हैं, ये चार्जेस मोशन में भी हो सकते हैं, ये रेस्ट में भी हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए ये जो चार्जेस है हमारे पास ये रेस्ट में भी हो सकते हैं या मोशन में ही है ये। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर है कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे ही रहेंगे। एक बार किसी ने स्टूडेंट से मैम ने पूछा तो उस बच्चे को पता ही नहीं था कि चार्जेस, एक्चुअली वैसे तो मुझे लगता है मोस्टली सभी बच्चों को ही पता ही होगा, बट फिर भी मैंने पूछ लिया क्योंकि अगर किसी को नहीं पता, ये जो चार्जेस है आपके रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में नहीं हो सकते। तो उस चैप्टर का नाम ही हमने क्या किया, इसकी ब्रांच पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम ही क्या इसका, लॉ में ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि हम चार्ज की स्टडी एट द रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोशन में नहीं है चार्ज, ये आप ध्यान रखना डिफरेंस। और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें के की बात करें कि आपका एक कांस्टेंट है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, तो कांस्टेंट बट इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, कि मीडियम के बदलने के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। बट आपकी जो मोस्टली बुक में क्वेश्चन दिया या आप जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इसकी वैल्यू एक ही रहेगी, वो मैं बता देती हूँ। फ्री स्पेस के लिए, फॉर द फ्री स्पेस, क्योंकि आप ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसके लिए, और अगर दूसरे वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें के की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर कोई मीडियम बदलता है तो के की वैल्यू आपको गिवन देंगे। वैसे फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू आपकी है फिक्स है, दैट मीन जो आपकी लर्न भी होनी चाहिए 9 × 10⁻⁹, ठीक है, यूनिट 9 × 10⁻⁹, ये फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू है जो कि आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यहाँ से के का यूनिट क्या होगा, ये देखो फोर्स का न्यूटन है, मैं यही से लिख रही हूँ, न्यूटन है, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और दो चार्जेस है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, उल्टी साइड जाके यहाँ पे कूलम्ब इन्वर्स हो जाएगा। तो ये यूनिट हो गई हमारे पास के की, ठीक है। के की वैल्यू भी पता चल गई फ्री स्पेस के लिए और उसकी यूनिट भी, ठीक है। डायमेंशन आप खुद से फाइंड आउट करना, खुद से आप कर सकते हो उससे, ठीक है। और ये हमारे पास हो गई के की बात हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रफ करती हूँ, आगे हम थोड़ा सा और समझें, ठीक है। ये आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये अच्छे से, ठीक है। इसको मैं रफ कर रही हूँ। तो अगर हम आगे ई नॉट की बात करें, ई नॉट क्या है, ई नॉट आपके पास होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आपके पास जो फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं हम, यानी कि एयर लाइक, तो उसकी जो परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे हमने लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस, परमिटिविटी एक आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक नोट के पॉइंट तौर पे आगे पढ़ें, ठीक है, इतना आपको क्लियर है ना, यूनिट्स ई का यूनिट क्या होगा, देखो ई बाय में आ रहा है यहाँ पे,
और आपका जो के है, के की वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखते हैं, के की वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से तो के का जो यूनिट आया उसका उल्टा कर देना तो ई का यूनिट आ जाएगा। कमेंट सेक्शन पे आप लिखना के यूनिट्स को उल्टा कर दो तो ई का ई नॉट जो आपका है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट का पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद ये लो आई होप आपको क्लियर होगा क्या लो कहता है, उससे रिगार्डिंग यूनिट्स वगैरह भी क्लियर होंगी। सो आगे एक नोट का पॉइंट है आपका, जो यहाँ पे ये के की वैल्यू आ रही है, ये तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, हमने अभी बात की। तो यहाँ पे ये ऐसे तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे, यूज भी वहीं पे होगा, बट ये एज ए नोट पॉइंट हम अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना हो आगे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो आपके पास क्या होता है बेसिकली, जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। टर्म अभी मैंने बता रही इसका मीनिंग, आप नेक्स्ट चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसे पढ़ोगे। इसको भी के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बट इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप ये टर्म पढ़ोगे, बट मैं बताना जो चाह रही हूँ फॉर्मूला जो आपका यूज़ होता है वो फॉर्मूले के लिए, इसका फॉर्मूला होता है ई बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान रखना, ये यूज़ हो सकता है चैप्टर में, ई बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, ई आपकी परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की। ई नॉट, नॉट का मतलब होता है जो एयर के लिए, जो फ्री स्पेस के लिए आ रही है। ई नॉट आपकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, लेकिन जो ई आपकी परमिटिविटी है जिसमें आपने मीडियम में रखा है वाटर अदर मीडियम में, उसकी परमिटिविटी है, तो उसका रेशियो जो है वो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के देता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, यूज़ हो सकता है, वैसे तो अगले चैप्टर में तब आएगी। ठीक है, बाकी आपको आई होप कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ठीक है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये बना रखा है, आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चार्जेस दिए हैं, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, दोनों की सेम वैल्यू है, तो दो इक्वल चार्जेस इक्वल हो गए ना, ये भी क्यू और ये भी क्यू, लेकिन इनके साइन देखें तो ये प्लस चार्ज है और इसकी वैल्यू माइनस में है। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस लेकिन उनका साइन अपोजिट है, कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन साइन अपोजिट है, तो जो चार्जेस जो कि टू ए डिस्टेंस से सेपरेट है उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम इसी से आगे टर्म की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके पास प्रोडक्ट होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि ये दो आपने जो चार्जेस लिए हैं इनमें से कोई भी चार्ज ले लो, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड लेना है आपको, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों चार्जेस का, तो कोई भी चार्ज ले लो एंड इनटू में उसके साथ प्रोडक्ट में जो उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसको ले लो, ये 2a ले लो। ठीक है, तो ये 2a लेंगे जो इनके बीच का डिस्टेंस था, और कोई भी चार्ज ले लेंगे तो उसका प्रोडक्ट है, उससे हमारे पास जो आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे हमने 2a ही क्यों लिया, हम ऐसा भी तो ले सकते थे, यहाँ पे a ले लेते हैं ना, a भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल a भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 2a नहीं लेना तो आप a भी ले सकते हो, बट ये है कि अब आगे हम डेरिवेशन करेंगे इसकी कुछ और, तो वहाँ पे हम देखेंगे अगर आप ए लोगे तो उससे आपकी जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपके पास आएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। बट जब हम 2a लेते हैं, इससे 2a लेके करते हैं, तो आपकी जो कैलकुलेशन उससे जो आपके पास फॉर्मूला आता है, आपकी कैलकुलेशन वहाँ पे इसके कंपैरिजन में ईजी होती है, ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, जबकि ए में कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। दैट्स वाई हम 2 ले लेते हैं इससे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, जस्ट और कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, तो आगे इसकी अगर देखिए ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज कुलामीटर। ठीक है, कुलामीटर कैसे, चार्ज का यूनिट होता है कुलाम, एंड यहाँ पे हाइफन डालेंगे, इसका यूनिट होता है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है मीटर। ठीक है, आप साथ में भी लिख सकते हो, आप सोचोगे इस तरह से, बट इस तरह से कई बच्चे सेंटीमीटर बना देते हैं इसको, सेंटीमीटर नहीं है ना, ये किलोमीटर है, तो इससे हाइफन डाला ताकि आपको डाउट ना हो एग्जामिनर को जो चेक करे। ठीक है, नेक्स्ट है इट गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, या फिर अगर आप इनर फॉर्म डायरेक्शन की फॉर्म में बात करते हो तो आप साउथ से नॉर्थ की तरफ कह सकते हो। अगर आप उस नॉर्थ वेस्ट के रिगार्डिंग बात करो तो साउथ से ये जो आपकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन है उसमें होता है डायरेक्शन,
बट अगर हम वैसे बात करें चार्जेस में तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इसका, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, जो कि हमें पता है कन्वेंशनली हम मान के चलते हैं, बट इसका नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के टर्म्स क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। एक बार पहले आप हेडिंग नोट डाउन कीजिए इसकी। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप आई होप अपने हेडिंग नोट डाउन की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। सबसे पहले हम डाइपोल, जो हमने डाइपोल पढ़ा था, उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो करते हैं पहले एक्सियल पॉइंट पे। क्या एक्सियल पॉइंट मतलब जो डाइपोल आपका है उसी डाइपोल की एक्सिस पे, उसी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, जब उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। देखते हैं कैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। ये आपके पास प्लस क्यू है और ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। आपने ये लिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, आपको पता है 2a लेते हैं, ठीक है। ये 2a लेते हैं, तो हमने इसी लाइन पे, इसी एक्सिस पे, जो लाइन है आपकी, इसी लाइन के ऊपर डॉटेड डॉटेड बना देते हैं इस तरह से, इसी लाइन के ऊपर एक्सिस पे एक पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये आपने पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसी पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो आपकी इस एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही आपकी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दो चार्जेस लिए, 2 एक डिस्टेंस से सेपरेट थे, हमने उसी एक्सिस पे एक पी पॉइंट ले लिया जहाँ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आपका प्लेस किया हुआ है। इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे, हमने खुद से बनाई है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आपका सेंटर है, इन दोनों डाइपोल्स के बिल्कुल मिड का जो सेंटर है, वहाँ से लेके इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ मिड से हमने यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर ले लिया। अब आप खुद बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये जो इनके बीच का नेगेटिव चार्ज और इस पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, देखो ये 2a है टोटल, तो ये वाला a हो गया और ये भी a हो गया, ठीक है। ये 2a है टोटल, ये a और a हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल r था, r में से a माइनस कर देंगे, ठीक है। r में से a माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। और अगर हम बात करें इस पूरे की, ये पॉजिटिव से लेके p तक की पूरे की, तो इतना आपका r है, ठीक है, इतना आपका r है और ये a, तो ये आपका टोटल r प्लस a हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से p का डिस्टेंस r माइनस से है और p पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज r प्लस a, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस फिगर को बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छे से आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि फिगर आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर फिगर ही नहीं समझ आ रही तो फिर डेरिवेशन के भी मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो फिगर आपको अच्छे से बड़ी जितनी हो सके अच्छे से क्लैरिटी से इसको बनाना, ठीक है। तो अब ये आपने बना ली। उसके बाद आपको हमेशा डेरिवेशन में थोड़ी कंसिडरेशन लिखनी होती है, जो भी आपने इस पे राइट की अपनी मर्जी से। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है, वैसे आप खुद से भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जस्ट आपको अगर समझ है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। बस ये लिखना है, लेट अस टेक अ डाइपोल विच इज सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस एंड वी टेक अ p पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ओके। एंड the distance of the negative charge from the p is r minus a and the distance of the positive charge is from the p is r plus a। लाइक इस तरह से जो आपने यहाँ पे जो मैंने करा है ना वही चीज़ इंग्लिश में जस्ट आपको लिखनी है, ठीक है। इसके आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, वो मैं बताती हूँ कैसे आपको लिखना बताती हूँ। देखो ये पी पॉइंट है आपका, ठीक है। हमें इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है इन डाइपोल की वजह से वो बताना है, ठीक है। वो हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे, ये क्यू नॉट चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर सबसे पहले बात करें इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पे जो प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो कैसे प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इसमें इस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से आप E1 लेट कर दो या E प्लस क्यू ले लो, इस तरह से ले लो, इजी रहेगा, E प्लस क्यू ले लो, ठीक है। तो ये इस क्यू नॉट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करे, इसको रिपेल करेगा, तो ये E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, E माइनस क्यू से आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू।
तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सो दैट आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। आप लिख लेना यहाँ पे E प्लस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन P एंड E माइनस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन P। इस तरह से आप मीनिंग रिप्रेजेंट करना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। जब आप कंसिडरेशन में हर एक चीज़ जो आपने बनाई यहाँ पे लिखी है वो मेंशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो E प्लस क्यू की हम बात करते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव देखा था जब उसकी डेरिवेशन की, तो वो क्या था के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो E प्लस क्यू लिखते हैं, के तो के कॉन्स्टेंट है और प्लस क्यू मतलब इसकी वजह से जो लग रही है, तो इसकी वजह से लग रही है क्यू चार्ज बाय में। अब ये प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू का इस पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर प्लस ए है, तो आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे। आगे हमारे पास है ई माइनस क्यू। ई माइनस क्यू को हम लिखेंगे, ई माइनस क्यू में हमारे पास के क्यू, देखो के हमारे पास तो कांस्टेंट था और माइनस चार्ज की वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स तो एक्चुअली कुछ इशू आ गया था। कंटिन्यू करते हैं इसे हमने यहाँ तक कर लिया था। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू बाय हमारा ये जो डिस्टेंस है आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से हम देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आपका के और ये आपके पास क्यू इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि या तो माइनस क्यू लिखा है कि माइनस क्यू है तो हम यहाँ माइनस भी लेंगे आगे, बट हम जस्ट यहाँ मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो माइनस नहीं लेंगे साथ में। ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस ए, सो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गई ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ई प्लस क्यू, या एक काम करते हैं इसको आप पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचे इसको करने के लिए। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको कोई थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो तो सॉरी फॉर एग्रेट। वो थोड़ा सा एक्चुअली क्या था कि स्पेस यहाँ पे कम था, अगर मैं आगे करती तो ये आगे फिर मुझे रफ करना पड़ता, तो दैट्स वाई मैंने कहा उतना आप नोट डाउन करो, अब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हमारे पास बच जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो मैंने ऊपर का भी रफ कर दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास है के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस में जो ई क्यू की वजह से थी माइनस वाला के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ से हम के क्यू को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों इकट्ठे आएंगे, तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसका ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ये जो होल स्क्वायर था ऊपर ये। ठीक है, और यहाँ पे ये है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे करते हैं के क्यू, इसको खोलेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे माइनस ये खोलेंगे तो ए का स्क्वायर और ये जब हम ए का स्क्वायर इसमें भी आइडेंटिटी यही आएगी तो माइनस साइन से करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और फिर प्लस 2ar माइनस साइन ओपन करेंगे तो ये माइनस 2ar हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मैंने डायरेक्ट साइन ओपन कर दिया। आप चाहो तो पहले इसको खोल के अगर आपको वैसे कोई डाउट होता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर माइनस आर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा माइनस 2ar और माइनस 2ar के क्यू, ये हमारे पास माइनस 4ar हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं। ये हमारे पास इतना आ गया, माइनस को बाहर ले लेते हैं माइनस के क्यू। अब आप ये देखो 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a 2r। ठीक है, बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट यही इसको एज इट इज लिखा, माइनस को बाहर लिया और 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2a इंटू 2 लिख दिया है कि बात है ना, 4a ही हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a।
ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q इंटू 2A। तो यहाँ पे हम Q 2A की जगह P लिख लेंगे, ठीक है, P वेक्टर फॉर्म में हमारे पास P, ठीक है। और P ये हमारे पास P हो गया, ये वाली चीज़ P हो गई, और ये आगे हमारे पास ये 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, -2 को आगे ले लेते हैं, 2kp आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फाइनली फॉर द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया -2kp आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये के की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है, इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स तो देखते हैं आगे कंटिन्यू इसी को। हमने अभी फॉर्मूला देखा था एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो अगर आपका ये तो फॉर्मूला आपका ठीक है ऑलरेडी, ठीक है, बट अगर आपको फॉर द शॉर्ट डाइपोल हम बात करते हैं, शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है कि आपकी जो इनके बीच में डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है, वो काफ़ी कम है, ये बिल्कुल पास पास है, हमने बहुत इनको पास रखा है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। इनको बहुत ज़्यादा हमने क्लोज रख दिया है दोनों चार्जेस को, तो वो शॉर्ट डाइपोल होता है। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या होता है, आपकी जो ए की वैल्यू है, ए मतलब इसके बीच में जो ए है, ए की वैल्यू है वो काफ़ी लेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आर। आर के कंपेरिजन में इस ये क्योंकि बहुत पास है, तो ए की वैल्यू काफ़ी लेस हो जाती है, जिसकी वजह से उस केस में शॉर्ट डाइपोल के केस में हम ए की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे इस फॉर्मूले में, ए की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ आर टू द पावर 4 आएगा, और ए कैंसिल करेंगे कार, तो यहाँ पे बाई आर क्यूब आ जाएगा। तो आपके पास शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द एक्सियल पॉइंट जो फॉर्मूला दैट इज -2kp बाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब आएगा यहाँ पे -2kp बाई आर क्यूब। यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के फॉर द एक्सियल पॉइंट, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, जो कि आपके 2 मार्क टाइप क्वेश्चन में ये यूज़ भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि इसके लिए क्या है, और फर्दर शॉर्ट डाइपोल की तरह से आपका फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं, आई होप आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल वो अच्छे से क्लियर है। सो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल की, जो इक्वेटोरियल पॉइंट है आपका वर्टिकल एक्सिस पे जो पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। यहाँ पे जैसे हमने वहाँ चार्जेस लिए थे, यहाँ पे भी आप +q -q चार्जेस लोगे, जो कि आपके पास 2a डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, ठीक है। ये 2a मिड से ये a हो जाएगा, ये भी ठीक है। इस तरह से ये आपके पास -q पॉजिटिव q 2a डिस्टेंस से सेपरेट है चार्जेस, और यहाँ से आप इसके बिल्कुल मिड में, बिल्कुल इसके सेंटर से यहाँ एक पॉइंट लोगे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लोगे आप, और ये आप इसका जो डिस्टेंस है वो आर लोगे। आपके पास पी पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका आप सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर लोगे, ठीक है। कंसिडरेशन आप खुद से ही जैसे मैंने बताया था वैसे लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे हम इस लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से डॉटेडली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दिया डॉटेडली इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना है, या तो मेरे पूरा हो जाए आपको इस तरह से बना रही हूँ, तो आप अपने नोटबुक पे बनाओगे थोड़ा डायग्राम को क्लैरिटी से थोड़ा बिग बनाना, ताकि अच्छे से हर एक चीज़ वहाँ पे क्लियर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों चार्जेस थे, 2a डिस्टेंस से सेपरेट है, और ये a डिस्टेंस, ठीक है। हमने सेंटर से एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से स्मॉलर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये साइड कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास स्मॉल है, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगी √r² + a² बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और ये भी हो जाएगी आपके पास √r² + a², ये वाली साइड यहाँ से, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, इतना आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो अब हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है, इस पर क्या रखा होगा आपने, Q0 टेस्ट चार्ज, Q0 पड़ा होगा ना इस पर, ये तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है। तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में इस तरह से E + Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। वहीं पे ये जो -q चार्ज है, ये इस Q0 जो कि पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस वाले यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस -q चार्ज की वजह से E - q यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो एक E + q इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और एक E - q लगेगी। तो बट हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे E प्लस क्यू इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के और E माइनस क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हम कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे एंड देन हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें E प्लस क्यू की, इसके लिए अगर हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट आपको कैसे जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव के इधर और ध्यान दें, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका ऐसे जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट इसका इस तरह से जाएगा, ठीक है, एक इस तरह से जाएगा और एक इस तरह से जाएगा, ठीक है। आपको कंपोनेंट की बहुत नॉलेज होगी, फिर मैं बेसिक बता देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से एक आर वेक्टर है, वी वेक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज वी वेक्टर है और ये जो आपकी ये लाइन है ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो जिस भी लाइन के साथ आपका वी थीटा एंगल बना रहा है वो आपका वी कॉस थीटा हो जाता है और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो आपके पास वी साइन थीटा होगा, ठीक है। ये आपका वो बात होगा 11th में वैसे तो स्टडी की, फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया। जिस लाइन के साथ थीटा है वो कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कॉस थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका वी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ अप्लाई करके, ये देखो हमने E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये आपकी एक लाइन है जो ये एंगल आपका ये थीटा है और ये एंगल भी आपका थीटा है, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा थीटा और ये वाला भी थीटा, ये भी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये थीटा थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपके पास थीटा हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें ये आपका कंपोनेंट, तो ये जो E प्लस क्यू है इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है, तो ये आपका हो गया E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया ना क्योंकि ये इसके साथ थीटा बना रहा है। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये आपके पास हो गया E प्लस क्यू साइन थीटा, ये आपके पास साइन थीटा वाला हो गया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं E माइनस P इस वाले के कंपोनेंट्स, तो इसके ड्रॉ करेंगे तो एक तो ऐसे बनेगा, इसका ऐसे इस वाले के ड्रॉ करेंगे, इस वाले के एक ऐसे और एक ऐसे इसी लाइन में और एक ऐसे इधर बनेगा इस वाले के, ठीक है। तो ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाले की अगर हम बात करें ये वाला आपका हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जो इसका जो आपके पास E प्लस क्यू साइन थीटा वाला और E माइनस क्यू साइन थीटा वाला, ये दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों कंपोनेंट्स, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसे बनाना नहीं है, लाइन नहीं मानी, समझाने के लिए बना रही हूँ, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये वाले कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो जीरो होगी, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपके जो E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा है, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए हैं। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगी 2, आप कुछ भी लिख लो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, E प्लस क्यू कुछ भी लिख सकते हो, E प्लस क्यू और आपके पास कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये भी E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम ही है, तो E प्लस क्यू या E माइनस क्यू लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 2 लगा दिया हमने यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर हमको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे के और ये क्यू और E प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस कितना है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद इनटू में हमारे पास कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखिए जो आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें देखिए तो ये आपके पास 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये हमारे पास बेस हो गया। बेस कितना आपके पास ए, बेस ए हो गया ना, और हाइपोटेनस कितनी है आपके पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास कॉस थीटा हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। और उसके बाद 2 के क्यू ए डिवाइडेड बाय ये आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास ये आपके पास आर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये के क्यू 2a ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है, इस पर से लिख सकते हैं। बाय में अब ये इनकी पावर ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो इसकी पावर क्या है अंडर रूट मतलब 1/2 और इसकी 1 तो पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q×2a होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे के इसकी जगह P लिख देंगे, के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
3/2, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, KP डिवाइडेड बाय R² प्लस A² डिवाइडेड बाय इंटू 3/2। तो ये बस फाइनली आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया KP वेक्टर बाय R² प्लस A² की पावर 3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास, और कंसिडरेशन की अगर बात है वो आप खुद से लिख लेना, ये कंपोनेंट भी आप मेंशन करना कौन सा कैंसिल हो रहा है, उसका रोल नहीं, वो पूरा अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको इजी लगे आप लिख लेना, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जगह यहीं पे बात कर लेते हैं शॉर्ट डाइपोल की। इस केस में भी शॉर्ट डाइपोल लेंगे तो अगेन आपको पता है उसके केस में एक की वैल्यू वेरी वेरी लेस होगी R से, तो एक को हम निगलेक्ट करेंगे यार, एक को निगलेक्ट करेंगे तो R² की पावर, उस केस में आपके पास R² की पावर आपके पास 3/2 बचेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी KP/R³ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट पर फॉर्मूला है दैट इज KP/R³। इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें एक्सियल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर द शॉर्ट डाइपोल, तो आपकी जो एक्सियल पॉइंट के लिए थी वो भी यही थी, जिसमें वहाँ पे KP के साथ 2 दिया था, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 2:1। इस तरह से रेशियो में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2:1 आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू करते हैं आगे, आई होप आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक क्लियर होगा। आगे करते हैं, आगे की कुछ डेरिवेशन है तो जो है मैं नोट डाउन करके लाऊंगी अब, ताकि आपको इजीली कम से कम टाइम में इजीली समझ आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखना, ठीक है। इजीली आपको समझ आ जाएगा, तो मैंने इसको लिख लिया पहले ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जिसमें हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है, और हम इस डाइपोल में यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, इस डाइपोल का टॉर्क कितना है, उस टॉर्क को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। आई होप टॉर्क आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में भी टॉर्क पढ़ा होगा, एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क कहते हैं, वो हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस था जो कि 2a के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप ये देखो, अगर हम इसमें ये वर्टिकल ये फाइंड करते हैं, तो आप अगर हम यहाँ साइन थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ साइन थीटा अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया जो मैं फाइंड कर रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, सॉरी हाइपोटेनस कितनी है 2a, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपकी 2a साइन थीटा हो गई, यहाँ से ये वाली साइड परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डाइपोल पर फोर्स लगाएगी, तो आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इधर से जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें नेगेटिव वाले की, तो नेगेटिव वाले की जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, ये इस साइड जाएगा, इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस साइड लगेगी, ठीक है। यहाँ पे इस पर जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ दोबारा से मैं, इसमें इस डायरेक्शन में लगेगी F+Q, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉलो करेगा पॉजिटिव चार्ज, वेयरएज नेगेटिव चार्ज पे इस अपोजिट डायरेक्शन में F-Q जो फोर्स है वो बेसिकली एक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें दोनों फोर्सेस की, फोर्स +Q चार्ज की वजह से -Q चार्ज की वजह से, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q, वहाँ से फोर्स आपकी Q ही हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए Q और नेगेटिव चार्ज के लिए -Q, ठीक है, ये आपकी फोर्स हो गई। तो नेट फोर्स अगर हम यहाँ निकालते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आपकी जो नेट फोर्स है वो बेसिकली 0 होगी, ठीक है। नेट फोर्स कितनी होगी आपके पास 0 होगी, ठीक है। यहाँ कंसिडरेशन वगैरह आप लिख सकते हो खुद स्टार्टिंग में कि दो चार्जेस है वो 2a डिस्टेंस से सेपरेट है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो पॉजिटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लग रही है या प्रोजेक्ट लग रही है, इस तरह से आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में समझ के, ठीक है। तो ये फोर्सेज आपकी नेट 0 हो जाएगी। अब इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो तो 0 है, ठीक है। पर अगर हम बात करें टॉर्क की बात करें, तो अब ये देखो इसका लाइन ऑफ
ऑफ एक्शन देखते हैं अगर हम डाइपोल का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये जो है ये इस डायरेक्शन में है, जबकि ये इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये यहाँ पे घूमेगा और ये वाली जो साइड है ये फोर्स लगाएगा। तो आप खुद सोचो, ये इधर फोर्स लगाएगा तो इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला फोर्स लगा के इसको ऐसे ऐसे करेगा। तो एक तरह से ये रोटेट होने लग जाएगा, क्योंकि ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों में क्या होगा, रोटेशन होगा। ये इसको ये रोटेट होने लग जाएगा। रोटेट होगा तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा, है ना। ये टॉर्क एक्ट करेगा और वही टॉर्क हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ फोर्सेज हैव इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है, बट दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो ओनली टॉर्क एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास 11th में, कि टॉर्क क्या होता है, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका कोई भी ले लो, प्लस क्यू या माइनस क्यू एक ही बात है, और डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क आपका सॉरी फोर्स आपका क्या होगा, क्यू रख देंगे यहाँ पे हम, और 2a sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका Q2a, ये हम सभी जानते हैं Q2a, ये वाली चीज़ Q2a क्या होता है, P। तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, Pe sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड D। ठीक है, तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया Pe sin थीटा। अब यहाँ पे इसके पास हमारे पास इसके 3 केसेस होते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम केसेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, Pe sin थीटा। यहाँ पे हमने 3 केसेस इसके नोट डाउन किए हैं। देखो, एक केस होता है जब हमारा जो थीटा है वो 0 होता है, 0 यानी कि आपके P और E दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो उस केस में थीटा आपका 0 होगा। अब थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, टॉर्क भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें 90 एंगल, 90 कब होगा, जब P और E परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, P और E का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो 90 एंगल होगा, एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो उस केस में टॉर्क आपका Pe के इक्वल होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी टॉर्क की। तो इस केस में टॉर्क तो लग रहा है कुछ ना कुछ, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो नो इक्विलिब्रियम। लेकिन वही बात करें थीटा जब आपका 180 है तो साइन 180 की वैल्यू भी अगेन 0 होती है, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोनों केस में टॉर्क 0 है, जब थीटा 0 है और जब थीटा 180 है। बट जब आपका थीटा 0 है उस केस में आपका इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है, और जब आपका थीटा 180 है तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस इसके बीच में अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम के बीच में पता होना चाहिए कि जब थीटा 0 है तो P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जब थीटा 180 है तो P और E एंटी पैरेलल आपके लोग अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स भी डाला है, एग का एक एक्सपेरिमेंट टाइप, तो उसमें ये प्रैक्टिकल इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको एक्सप्लेन किया, तो वो भी आप अच्छे से वहाँ से देख सकते हो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये एक पाथ होता है। लाइक इस तरह से हम इसको रफली समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ होता है जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पाथ को फॉलो करेगा। लाइक आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पाथ फॉलो करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो ये जो लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पाथ को ही फॉलो करेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपकी एक कर्व है जो कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के अलोंग मूव करेंगी, इसका पाथ को फॉलो करेंगी। एंड ऑल्सो अगर आप इसी पॉइंट पे कोई टैंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या करते हो, इसी पॉइंट पे कोई आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टैंजेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उस कर्व पे जिसपे आपको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहे हैं, उस कर्व पे आप उसके अलॉन्ग एक टैंजेंट बनाते हो, तो वो टैंजेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द लाइन ऑफ फोर्स along a curve on which a positive charge move and it is free to do so and tangent to which at any point represent the direction of electric field at that point, जो कि हमने यहाँ पे समझा वही लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, ये 2 है, इसके बाद हम आगे और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द लाइन्स ऑफ फोर्स
विदाउट एनी ब्रेक्स। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बेसिकली वो स्मूथ कब होती है, विदाउट एनी ब्रेक्स, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होते। इसका क्या मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस ऐसे चलती है। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल के फिर ऐसे हो गई फिर ऐसे, इस तरह से इसमें ब्रेक्स नहीं आती है, कंटिन्यूस स्मूथली चलती है, इसमें कोई इस तरह से ब्रेक्स नहीं आते। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि जो लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूस है, विदाउट एनी ब्रेक, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आते। ठीक है, रीज़न भी पूछ लिया जाता है आपके एनसीईआरटी में भी है कि उसमें ब्रेक्स क्यों नहीं आते। तो ब्रेक्स नहीं आ सकते, देखो अगर ब्रेक आएंगे, जैसे ये किसके पाथ को फॉलो कर रहा है, ये एक टेस्ट चार्ज के पाथ को फॉलो कर रहा है, तो अगर इसमें ब्रेक आएंगे तो इसका जो टेस्ट चार्ज है उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जंप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस तरह से जंप नहीं कर सकता। सो आपके जो ब्रेक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में वो नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड देन देयर इज नो लूप, कि आपका जो देन देयर इज नो लूप, ये क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स जाती है। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव के टुवर्ड्स जाती है। तो आपका यहाँ पे कोई लूप नहीं बनेगा, वाई, क्योंकि देखो लूप कैसे बनेगा, लूप तो ऐसे बनेगा ना, जब ये हमारे पास एक चार्ज है, ये भी चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ जाए तो ये पूरा लूप बने ना, बट यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव तो जाएगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, नेगेटिव से तो पॉजिटिव जाएगी नहीं, तो यहाँ लूप नहीं बनेगा। तो यही लिखा है देयर इज नो लूप, यहाँ लूप फॉर्म नहीं होगा। एंड इफ देयर इज सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्टर एंड एट इन्फिनिटी, जब अगर आप कोई सिंगल चार्ज लेते हैं, लेट से आपने पॉजिटिव लिया खाली या नेगेटिव लिया, कोई एक लिया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन्फिनिटी पे एंड होगी, क्योंकि वो चलती रहेंगी, इन्फिनिटी पे वो एंड होगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते स्टूडेंट्स आगे। हमारे पास यहाँ पे आगे कुछ और पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इनको पढ़ते हैं। Tangent to any point of electric field represent the direction of electric field at that point। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट है no two line of forces cross each other, if they do so there will be two tangents and the point of intersection which is not possible। इसका क्या मतलब है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। वाई, बिकॉज अगर आप देखो, अगर आप इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट बना के और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप टेंजेंट बना के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट बनाई और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमने टेंजेंट बनाई, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन रही है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर टू डायरेक्शंस आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, दो टेंजेंट बनेगी, दो टेंजेंट मीन्स टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हमने पढ़ दिया। आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर वेयर चार्ज पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। आपको जो भी कंडक्टर है जहाँ पे आपके चार्ज पार्टिकल्स है, उस कंडक्टर की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, आपकी कंडक्टर है, आपकी उसके परपेंडिकुलर रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे चार्ज पार्टिकल को आपने प्लेस किया है। ठीक है, आगे है द क्लोजिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। If the line of poles are closed, it indicates strong electric field। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत पास है, बिल्कुल बहुत पास है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दैट मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है, तो मतलब वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लो यूनिफॉर्म कह लो, इक्वली स्पेस है, आप इस तरह से कह लो पैरेलल है, इक्वली स्पेस पे है, तो आप कह सकते हो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है। आगे है हमारे पास, ये थोड़ा आई होप आपको विजिबल होगा, पढ़ देती हूँ उसको। द लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज इनसाइड इट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो विच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
ये पॉइंट कह रहे हैं कि आपकी किसी भी होलो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट नहीं हो सकती। तो उससे क्या होता है कि आपका जो वो तो फ्लक्स की बात आगे चलेगी, वैसे यही बोला है इसमें कि जो आपकी कोई भी होलो कंडक्टर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट नहीं हो सकती। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि किसी भी होलो कंडक्टर के थ्रू जो है कोई भी उसके इनसाइड चार्ज नहीं होता, इनसाइड चार्ज नहीं होने की वजह से इनसाइड उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी का मैंने एक फ़ोन कॉल एक एक्सपेरिमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन डाला था इसी चैनल पे शॉर्ट्स की फॉर्म में, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं आगे कंटिन्यू। आगे हम देखते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द डिफरेंट कंडक्टर। हमारे पास जैसे अभी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, तो हमारे पास हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, हम यहाँ पे लेट्स से हमने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ से बनेगी। इसका एरो कैसे आएगा, इस तरह से। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेगेटिव चार्ज की बनाएं ये, तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी कैसे बनेगी, इस तरह से पहले ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, इसके टुवर्ड्स आएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अब अगर डाइपोल की अगर हम बात करें, तो डाइपोल के लिए यहाँ पे बनाए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से बनाए, तो ये बीच वाली लाइन यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसके लिए बनाए, अगर इसके लिए बनाए हम ड्रॉ करें ऐसे, जैसे आप किस तरह से ड्रॉ करें हम, ये थोड़ा मीट हो रहा है, आप ध्यान से इसको देख लेना। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो निकल रहेंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी, मीट होंगी, नेगेटिव की टुवर्ड्स आपकी जाएंगी। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे मीट होंगी आके। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें लाइक एंड लाइक चार्जेस की, लाइक चार्जेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी निकलेगी लाइक चार्जेस से, लाइक चार्जेस से आपकी निकलेगी। यहाँ से इसके लिए ड्रॉ करें और इसके लिए भी ड्रॉ करें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलेगी लाइक चार्जेस, मतलब अगर मानो नेगेटिव होते तो उससे मेल कर रही होती, और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, दोनों लाइक चार्जेस, यहाँ से इसकी निकलेगी और इधर से भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। आगे अगर हम बात करें शीट की, हम बात करते हैं इस तरह से, हम बात करते हैं शीट की यहाँ पे, और शीट पे पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से शीट आपको पॉजिटिव चार्ज की है। ठीक है, तो शीट के लिए क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव के टुवर्ड्स निकल रही होंगी, एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है शीट के लिए वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, शीट के लिए क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली शीट के लिए, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द शीट आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट। वो आगे हम पढ़ेंगे जब इसके लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे हमें पता लगेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शीट के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से थोड़ा मर्ज हो रहा है, बट टाइम को आपको क्लियर होगा कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है अलग अलग कंडक्टर्स के लिए। इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, तो करते हैं आगे हमारे पास है नेक्स्ट एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, एरिया वेक्टर नाम से पता चल रहा है एरिया तो आपको पता है ये क्या होता है, एरिया वेक्टर। यहाँ पे आप देखो, अभी तक आपने हमेशा पढ़ा होगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी तक जो भी आपको नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको यही पता होगा एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। बट आज हम एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एरिया आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे एरिया वेक्टर है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर किसी भी क्लोज्ड बॉडी का ही निकलता है, ओपन बॉडी का नहीं निकलता। सबसे पहले इन अ क्लोज्ड बॉडी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो आपका क्या होता है, किसी भी
बॉडी में जो कि क्लोज्ड है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है वो उस बॉडी के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होते हैं, तो उसी को एरिया वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी बॉडी की जो कि क्लोज होनी चाहिए, एक कंडीशन है याद रखना, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तो उसके लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसको एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे हम। जैसे ये देखो हमने यहाँ पे क्यूब लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब लिया हमने, तो इस क्यूब का ये सरफेस लिया हमने, ये पार्टिकुलर इसका एक सरफेस लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली से बिल्कुल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकल रही है। सिमिलरली इस सरफेस के थ्रू भी परपेंडिकुलरली यहाँ से इस तरह से बाहर आ रही है ना। इसी तरह से ये एक स्क्वायर है हमारे पास, ये हमने एरिया वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक स्क्वायर है, हमने इसका बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया और इसका हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, तो इससे परपेंडिकुलरली ये बाहर निकला, जिसको हमने डीएस से किया। ठीक है, आप चाहो तो ए से भी कर सकते हो, डी ए से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में, ए से, दैट्स योर चॉइस, हाँ जिससे भी आप चाहो कर सकते हैं। ठीक है, तो डी एस से सिमिलरली एक दूसरा हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, इस तरह से आप कर सकते हो। ये हमारे पास एक शीट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपको बताइए हमने पहले भी ड्रॉ किया था इस तरह से, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये किस तरह से हमने ये स्क्वायर के लिए यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल शेल लगाना। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया वेक्टर था कि जो कि बॉडी के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई करता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर है, आपने अभी ये एरिया वेक्टर पढ़ा, इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह देखा, इसी के बेसिस पे हम आगे के नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म पढ़ने वाले हैं, जो कि जिसके लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई हमने ये स्टडी की, आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमने कहा उसी के आगे ये रिलेट करता है उससे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है परपेंडिकुलरली, किसी भी आपके पर्टिकुलर आपके पास एरिया है उससे परपेंडिकुलरली कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, हमारे पास ये एरिया, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रही है। ठीक है, 3 पास हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 3। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी एक एरिया से पास हो रही है परपेंडिकुलरली, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे से 3 पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि कितनी एक पार्टिकुलर एरिया को हमने ऐसे किया, आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एरिया को, कितने एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास आउट हो रही है। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसे आपका उसका प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके फॉर्मूला को और देखें, ये तो बेसिक देखा, अगर हम इसके फॉर्मूला को और थोड़ा डिटेल में देखें तो इसका जो एक्चुअल जो फॉर्मूला हम देखते हैं वो होता है एक्चुअल, ये वैसे होगा, ये तब है जब आपका कॉस 0 है, जब यहाँ पे क्या है कॉस थीटा ये आपका लिखा है ना 0 है, तब ये फॉर्मूला है। वैसे इसका जो फॉर्मूला प्रॉपर एक्चुअल फॉर्मूला देखो तो वो ES कॉस थीटा होता है। कैसे होता है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक शीट ली, ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की शीट ली, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे जा रहा था, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही थी इसके साथ, तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था। तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, एक यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे E cos थीटा और एक यहाँ पे हमारे पास E sin थीटा, ये 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ किए। एंड आपका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ पे लाई करेगा, एरिया वेक्टर आपको पता है शीट के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर भी आपका यहाँ परपेंडिकुलरली इस लाइन में लाई करेगा। तो आपका देखो, आपका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E cos थीटा और आपका जो एरिया वेक्टर है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो किस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन में, E cos थीटा वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन में आपका इसका जो एरिया वेक्टर है वो लाई कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम E की जगह यहाँ पे इसका E cos थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला ES cos थीटा हो जाता है। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E और S का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको पता है इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ठीक है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। एंड यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट होता है हमारे पास इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी आपको पता है, एरिया वेक्टर का यूनिट भी पता है, ये आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हैं, उससे ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वान्टिटी। ये तो आप इधर से देख के भी बता सकते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको यूनिट और क्वांटिटी क्लियर है। सो आई होप ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है।
गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी का, अगेन रिपीट, किसी भी क्लोज्ड बॉडी का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा उस बॉडी ने जितना चार्ज इनक्लोज किया है। ये चार्ज इनक्लोज चार्ज आएगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा चार्ज के, जो चार्ज आपकी क्लोज बॉडी ने इनक्लोज किया है, यानी कि जो चार्ज उस बॉडी के इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ बॉडी है, यहाँ आपके पास बॉडी है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ Q2 चार्ज है, ठीक है। और आप इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो ये तो फिक्स है, ई नोट की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे इनक्लोज्ड चार्ज, ये जो अंदर चार्ज लाई कर रहा है Q1 ये आपको लेना है, Q2 आप नहीं लोगे क्योंकि आपको इनसाइड का चार्ज लेना है, ठीक है। तो ये लिखा है स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है ये थ्योरम की डेफिनेशन। इसके बाद हम इसका प्रूफ देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे डेराइव करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज अब हम देखते हैं प्रूफ। हमारे पास गॉस थ्योरम का हम जबकि टर्म पढ़ी कि आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज बॉडी के लिए 1/एप्सिलॉन टाइम्स होते हैं चार्ज की जो बॉडी ने इनक्लोज की है, ये हमने पढ़ी हुई टर्म। अब हम उसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो आपके गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली स्क्वायर लिया है, ठीक है। स्क्वायर पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका सेंटर से लेके यहाँ तक जो रेडियस है स्मॉल आर है, हमने स्फीयर के आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से P पॉइंट ले लिया और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R, ठीक है। वो कैपिटल R सॉरी डिस्टेंस है कैपिटल R आपका। तो ये जो सरफेस है आपका ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी हमें करनी थी, हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, इसको भी हम पहले पढ़ते हैं। कोई भी सरफेस अगर आपका ओपन है, अगर तो क्लोज है लाइक क्यूब होता है स्क्वायर क्लोज, ये आपका जो सरफेस है ये ओपन है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक स्फेरिकल हमने सरफेस ड्रॉ किया है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ आपका सिर्फ क्लोज बॉडी के लिए वैलिड है, तो क्लोज बॉडी पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर ओपन बॉडी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओपन बॉडी को क्लोज करने के लिए उसकी सिमेट्रिकली उसके अकॉर्डिंगली जो भी सरफेस उसके लिए पॉसिबल है हम उसके अराउंड बना देते हैं जिससे वो ओपन बॉडी क्लोज हो जाए। देन उस पर हम क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये बॉडी आपकी ओपन है यहाँ पे, तो हम इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल इसके अराउंड बना दी, ये इनक्लोज करने के लिए ये आपका गॉसियन सरफेस है, सो दैट कि हम इस पर गॉस लॉ अप्लाई कर पाए, ठीक है। वही आपका गॉसियन सरफेस, द हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। अब इसको करते हैं ड्राइव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या लिया, इसका कोई भी आपको कह लो छोटा सा हमने एक पैच टाइप कंसीडर कर लिया, छोटा सा कोई भी इसका हिस्सा ले लिया, ठीक है। इसके थ्रू आपका जो इलेक्ट्रिक वो आपका जो एरिया वेक्टर है ds है, ठीक है। कोई भी इसका छोटा सा हमने पैच ले लिया, यहाँ पे यहाँ से नहीं आएगा पैच, को इधर से बनाएंगे, एक मिनट दोबारा से ड्रॉ करते हैं उसको, यहाँ से पैच यहाँ से आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से निकलेगा, तो इस तरह से आपकी यहाँ से ds आपका एरिया वेक्टर निकलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स निकलेगा ds और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इस तरह से होगी। तो यहाँ पर छोटा सा हमने कोई भी पैच ले लिया इसका लाइक, और यहाँ से इसका एरिया वेक्टर ds से परपेंडिकुलरली इसके बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के लिए निकलेगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे E और ds, ठीक है। तो आपका यहाँ पे छोटे से इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा सा d5 छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था EDS होता है। आगे दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन आ जाएगा दोनों साइड। यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेट के ऊपर इस तरह से बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी के लिए हमने ये इस तरह से लूप बनाया है, ठीक है। आगे इसका इंटीग्रेशन तो पाई ही हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी और इसका ds का इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में पता है Q/r² ऑलरेडी हमने डेराइव कर रखा है। ds मतलब देखो, ds मतलब छोटा सा एरिया और इसका इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे एरिया होंगे, तो उन सभी छोटे छोटे एरिया को करके स्क्वायर का टोटल पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो पूरा एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4πr², वो लिखेंगे। आगे द नेक्स्ट स्टेप में k की वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 ये पुट करेंगे, Q/r² और ये यहाँ 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो आपका फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। और यहाँ पे कई बार ना आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देंगे कि हमने शेल की रेडियस 2 टाइम्स कर दी, शेल की रेडियस हाफ कर दी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेडियस के बदलने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज उसके फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस नहीं आ रहा। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप ध्यान रख सकते हो उसका भी। तो आई होप आपको ये क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स को देखते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अभी हमने गॉस थ्योरम समझी, अब हम उसकी कुछ एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है इसकी, हम एक एक करके उनको देखेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्ग इनफाइनाइट, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट हमारे पास वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वायर को हमने कोई पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये बॉडी क्लोज नहीं थी, तो हमने इसको क्लोज करने के लिए, तभी गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो हम इसके 3 सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, ये फर्स्ट आप मान लो, एक ये इसका ये वाला सरफेस है, खाली ये बीच वाला पार्ट सरफेस पार्ट, ये सेकेंड, और ये आपका एक ये वाला पार्ट थर्ड। तो तीनों के लिए अलग अलग इनके एरिया वेक्टर होंगे। इसके लिए इसका ds, छोटे से इसका एरिया वेक्टर ds1, इसके लिए इसका ये ds3, इसके ये 2 हो गया, सॉरी 2 और ये 3, इसके लिए आपका ds3 और ये ds2, ठीक है। तीनों के लिए एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये पॉजिटिव शीट से इसके निकलेगा, तो इससे यहाँ से इसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ कर दी। आप यहाँ पे लिखते हैं ना, लेट अस टेक अ वायर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपकी जो पॉजिटिव चार्ज की वायर है उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो टेक सिलेंडर एज द गॉसियन सरफेस, सिलेंडर को एज अ गॉसियन सरफेस यहाँ लिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है तो गॉस लॉ तो लगाएंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम सभी जानते हैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ये इसी को लगाएंगे इन तीनों सरफेसेस के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सरफेसेस के लिए लगाएंगे, एड अप करके हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सरफेस की बात करें, इस वाले फर्स्ट सरफेस की बात करें, ये वाला, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, इसके लिए भी इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। तो एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल 90 है। तो यहाँ पे cos 90 प्लस में सेकेंड सरफेस के लिए देखें तो इसके लिए भी देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इधर जा रही है, तो इसके बीच में देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इसके बीच में एंगल आपको कितना 90, यहाँ पे 90 cos 90। और अगर लास्ट वाला देखें इस बीच वाले सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ cos 0, ठीक है। तो ये इतना आप पहले नोट डाउन कीजिए। वैसे ये cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा, पहले आप इतना नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आगे इसको कंटिन्यू देखते हैं। आगे हमने देख लिया था, तो वो तो cos 90 और cos 90 दोनों 0 वैल्यू हो गई थी हमारे पास, सिर्फ ये वाला सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला की सेम डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। देन आपका ये ds3 कौन सा वाला एरिया, ये वाला, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये और ये वाला एरिया, तो ये क्या है आपका, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ट्रायंगल का, जिसका फॉर्मूला हमारे पास 2πr, और जो इसकी हाइट है वो होता है, हाइट इसकी l है, तो ये, ठीक है, इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हमने पढ़ा था कि जो अभी पहले हमने देखा था आपका लैम्डा q बाय l के इक्वल है, ये हमने देखा ना। तो यहाँ पे आप चार्ज की जगह लैम्डा रख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल है ना, रख सकते हैं। ये रखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बाय 2πr ई नॉट के, ठीक है। लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आपका जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली वो आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 मिनट में रख करके बताते हैं। तो आपका क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो इसके साथ इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, तो ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है। तो ग्राफ किससे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ओके। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे आप जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये इतनी सारी लैम्डा की, आर की, नॉट की, इन सब की वैल्यूज़ बहुत पॉइंट वगैरह में होती है, तो आपके
सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, बट आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको, अगर आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा। अगर ऊपर से 2 मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें इसको 1/4πε0 2 लैम्डा आर, ठीक है। ये मैंने 1/4πε0 इधर और 2 लैम्डा आर रख दिया, तो ये हमारे पास के होता है। तो 2k λ/r, ये देखिए कितना इजी फॉर्मूला आ गया। के की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा आर की वैल्यू क्वेश्चन में होगी, तो इस तरह से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से करके, ठीक है। और ये ग्राफ, तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, इसको नोट डाउन कीजिए। देन हम सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारी सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म शीट, गॉस लॉ थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन है कि यूनिफॉर्म शीट हम पास दी है और इसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके आउटसाइड यहाँ पे लेट्स से पी पॉइंट है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक शीट लिया पॉजिटिव चार्ज की, इसको इनक्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है, इसके भी 3 सरफेसेस हैं, इसका हमने एरिया वेक्टर्स ड्रॉ किया अलग अलग सरफेसेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ की है, ठीक है। लिखेंगे लेट अस टेक अ शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप सभी को पता है कि जो शीट है उसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसकी लेंथ तो होगी नहीं, उसके पास एरिया होगा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जिसका सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि Q/A के इक्वल होगी, ठीक है। इसका एरिया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हम ये अप्लाई करेंगे। सो ये तीनों सरफेसेस का लगाएंगे। फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो देखो फर्स्ट सरफेस है, उसमें क्या है कि हमारी जो फर्स्ट सरफेस में हमारा एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ cos 0 आएगा एंगल। नेक्स्ट हमारा S2 की बात करें तो S2 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ है और इसके लिए यहाँ से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी सेम डायरेक्शन में cos 0 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड सरफेस की, जो आपका ये ब्रिज वाला सरफेस है, थर्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है लेकिन इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये cos 90 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला और ये दोनों ऐड होंगे तो 2 EDS बाई Q इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। इसको आगे मैंने यहाँ कंटिन्यू आ रहा था तो कर दिया। 2E को बाहर ले लेंगे, एरिया कितना हो जाएगा ओवर इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ds बचेगा, तो ds पूरा करते हैं, इसकी बात हो रही है तो इसका छोटा छोटा एरिया करते हैं, इसका पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। ये क्या सर्कल फॉर्म में, सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। इक्वल टू में हमारे पास यहाँ Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सिग्मा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिग्मा ही हो जाएगा और फिर एरिया का फॉर्मूला ये πr², ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2ε0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपकी सिग्मा की फिक्स वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, 2ε0 आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिफॉर्म शीट आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका। और अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो देखो इसके फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस नहीं आ रहा, तो ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप बनाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस का इस तरह से बना रही हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे आप अच्छे से बना देना, तो ये सीधा बनेगा लाइक स्ट्रेट ऐसे कांस्टेंट, क्योंकि रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रहा है शीट के लिए, तो ये कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, आई होप कि आपको क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देन हम लास्ट एप्लीकेशन जो थर्ड हमारी गॉस लॉ की है वो करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फीयर या आपका स्फेरिकल शेल आपके पास है, उसके लिए हम देखेंगे किस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर से r डिस्टेंस है और सेंटर से इस पी पॉइंट तक कैपिटल R डिस्टेंस है। इसको क्लोज करने के लिए हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, पॉजिटिव चार्ज है हमारा इस शेल पे। तो अब हम हमारे यहाँ 3 केसेस होंगे, एक होगा आउटसाइड द स्फीयर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एक हमारा ऑन द स्फीयर, ये स्फीयर के ऊपर है, इस पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और एक हम इनसाइड द स्फीयर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो करते हैं, पहले हम आउटसाइड द स्फीयर अगर बात करें तो ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेंगे ds का इंटीग्रल Q/ε0। नेक्स्ट स्टेप में ds ये करेंगे हम छोटे छोटे एरियाज को करेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा एरिया, तो इस तरह से यहाँ पे जाएगा ds यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 4πR² आपके पास इज इक्वल टू में Q की जगह हम सिग्मा ये लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले केस जो सेकंड एप्लीकेशन में देखा था, इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं इसे।
तो आपका नेक्स्ट लाइन में हम इसका एरिया पुट करें तो ये आपका एरिया शेल का एरिया है, जो यहाँ पे एरिया आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, ये शेल का एरिया, शेल की रेडियस स्मॉल आ रहा है तो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, ठीक है, स्मॉल आर है आपके पास, स्मॉल आर आएगा, फिर इसको ऐसे लिख लो, ऐसे ही आई की बात है, स्मॉल आर लिख लो, तो स्मॉल आर, तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर बाई आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला आ जाएगा आउटसाइड द स्क्वायर के केस में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द स्क्वायर, तो स्क्वायर पे ऑन द स्क्वायर बात करें तो उस केस में आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपस में इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि ऑन द स्क्वायर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 केसेस हो गए। अगर थर्ड केस की हम बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, वो इनसाइड, अगर हम आप बात करें इनसाइड द स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0 होगी, बाय बिकॉज आपकी जो स्फेयर है उसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो ऑन द स्फेयर कह लो या आप आउटसाइड द स्फेयर है, स्फेयर के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर आपका जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यहाँ पे, तो आपका इनसाइड द स्फीयर ये बोलेंगे कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, आप नीचे लिख देना ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, या आप इस तरह से करके भी दिखा सकते हो, उसमें 0 ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इनसाइड द केस में हो गया। अगर आप इसका ग्राफ एक बार आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, देन हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका ग्राफ, तो आपका इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, यू आर का ग्राफ इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो ये नीचे रहेगा इस तरह से। ऑन द स्फीयर आपका देखो, ऑन द स्फीयर जब हमने देखा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू आई थी, जो कि क्या थी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल था। लेकिन आउटसाइड द स्फीयर हमने क्या देखा, जो आपके आउटसाइड द स्फीयर था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आउटसाइड द स्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ये भी आपको अच्छे से इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। 2-3 या 5 मार्क्स में भी आपके डेरिवेशन सारे केसेस और ग्राफ के सब क्वेश्चन आ जाता है इस पर, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो आई होप ये ग्राफ भी आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। सो विद दिस टॉपिक हमारे यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने ये चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से देखा, सारी डेरिवेशंस देखी एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में आते हैं वो भी डिस्कस किया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये वन शॉट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि आपको कोई भी डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।